एवरीवन। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मनी। मनी चैप्टर जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मनी को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मनी की एग्जिस्टेंस की आवश्यकता क्या थी। वाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या ऐसी समस्याएं थी जो हम फेस कर रहे थे मनी के आने से पहले, जो कि मनी के आने के बाद खत्म हो गई? समझिए जरा, पहले हम वो प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि मनी क्या होता है। समझिए, थिंक ऑफ व्हेन देयर इज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सोचिए उस समय की बात जब कोई ही माध्यम नहीं था आपके पास एक्सचेंज करने के लिए। तब क्या हुआ करता था? तब गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था, और उसी को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। जब गुड्स को आप गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर डी है। मिस्टर ए के पास है गुड्स एक्स और मिस्टर डी के पास है गुड्स वाई। मिस्टर ए को चाहिए गुड्स वाई और मिस्टर डी को चाहिए गुड्स एक्स। तो मिस्टर ए जो ट्रांजैक्शन करेंगे मिस्टर डी से, वो क्या क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? एक तो सेल करने का ट्रांजैक्शन करेंगे और एक परचेज करने का ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि उस समय कोई माध्यम नहीं था एक्सचेंज करने के लिए कि साहब आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ माल बेचें और वो सामने वाला आपको पैसे वापस कर दे, क्योंकि उस समय मनी वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस, राइट। तो आपको एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू गो थ्रू 2 ट्रांजेक्शन। आपको 2 ट्रांजेक्शन से गुजरना पड़ेगा। केवल आपको अगर सेल भी करना है कोई एक गुड्स तो आपको अपना गुड्स सामने वाले व्यक्ति को बेचना होगा, और उसके पास जो गुड्स है, क्या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको उसकी जरूरत है, तो उससे वो गुड्स खरीदना होगा। अब जैसे इस एग्जांपल में मिस्टर ए जो है उनको चाहिए गुड्स वाई जो कि डी के पास है, और इनको बेचना है गुड्स एक्स जो कि डी को खरीदना है। तो यहां मिस्टर ए अपना गुड्स एक्स मिस्टर डी को सेल करेंगे, जिससे मिस्टर डी की डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी और इनका गुड्स भी बेच दिया जाएगा। उसके अलावा मिस्टर ए जो है वो खरीद लेंगे गुड्स वाई, किससे? मिस्टर डी से, जिससे मिस्टर ए की डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों की डिमांड फुलफिल हो गई, और आप कह सकते हैं कि साहब ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है? ये बार्टर सिस्टम का एग्जांपल है, जहां गुड्स को गुड्स के बदले बदला जाता था। हियर इन दिस केस क्या हुआ? इस केस में मिस्टर ए ने अपने गुड्स बेचे और गुड्स एक्स बेचा और गुड्स वाई खरीद लिया मिस्टर डी से। सो द डिमांड ऑफ बोथ मिस्टर ए, डिमांड किन की? दोनों की। डिमांड ऑफ बोथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज सेटिस्फाइड बाय परचेजिंग ईच अदर्स गुड्स। दोनों ने अपनी अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर लिया एक दूसरे से उनकी गुड्स खरीद कर। लेकिन समस्या क्या है इसमें? देखिए, प्रॉब्लम विद बार्टर with this barter system is to find out is to find the person who has the goods which are demanded, and at the same time he is interested in buying the goods of first person। मतलब बार्टर सिस्टम में एक समस्या थी कि जो गुड्स आप खरीदना चाहते हैं वो सामने वाली पार्टी के पास है या नहीं है, और साथ ही साथ आपको जो गुड्स खरीदना है सामने वाली पार्टी से, उसके बदले में आप जो गुड्स उसे दे रहे हैं, क्या वो गुड्स उस व्यक्ति को भी खरीदना है? अगर ये दोनों कंडीशन सिमिलर, ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन फुलफिल होगा बार्टर सिस्टम में, अदरवाइज ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो सकता। वी नीड अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और आपको क्या चाहिए था? एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था, विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, जो कि किसकी समस्या को खत्म कर दे? बार्टर सिस्टम की समस्या को खत्म कर दे। नाउ सी, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, और इसी वजह से मनी एग्जिस्टेंस में आया। अब मनी क्या होता है समझते हैं। मनी मनी क्या होता है समझते हैं जरा। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसी चीज जिसको सभी लोग कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट करें एज अ मीडियम, जिससे कि सब लोग ट्रांजेक्शन कर पाए। और आज हम सभी लोग मनी को एक्सेप्ट कर चुके हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ बेचते हैं, हम खरीदते हैं, मनी इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, राइट। तो मनी के बिना अब ट्रांजेक्शन करना संभव नहीं है। मेन मोटिव ऑफ मनी क्या था? देखिए, मेन मोटिव मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी, व्हाई मनी comes into existence,
टू फैसिलिटेट एक्सचेंज, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। मनी की फेस वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू हमेशा उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर होती है। मतलब अगर आप 10 रुपए की बात करें, मान लेते हैं कि ये 10 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है, तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। और जब आप मार्केट में इसे लेके जाएंगे तो मार्केट में भी इससे अगर कुछ भी परचेज करते हैं आप, तो वो परचेज जो करेंगे वो कितने की कर सकते हैं, 10 रुपए की कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो उसकी फेस वैल्यू होती है वही उसकी मार्केट वैल्यू भी होती है। हमने देखा होगा कि हम शेयर्स की जब बात करते हैं तो शेयर्स की फेस वैल्यू अलग होती है, लेकिन कई बार उसको आप इश्यू ज़्यादा पे कर देते हैं, आप उसे प्रीमियम पे इशू कर देते हैं। तो वहां आप कह सकते हैं कि हाँ साहब, यहां फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है शेयर्स के केस में, बट इन द केस ऑफ मनी फेस वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स मार्केट वैल्यू। आपका 10 रुपए का नोट हमेशा आपको 10 रुपए की सर्विसेज या गुड्स देगा। आपका 100 रुपए का नोट हमेशा मार्केट में 100 रुपए की गुड्स या सर्विसेज आपको देगा, राइट। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मनी इज वॉट मनी डज। मनी है क्या, मनी क्या है, जो मनी करता है। और मनी क्या करता है, मनी फैसिलिटेट करता है किसको, एक्सचेंज को। तो मनी इज वॉट मनी डज। मनी क्या है, जो मनी करता है। इट इज डिफाइंड एज ए इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो सर्व करता है कैसे, एक माध्यम बन के, किसके, सेलर और बायर के बीच में। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक माध्यम बनता है किनके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, ताकि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सके। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर सकते हैं कि साहब ये गुड्स एंड सर्विसेज कितने का है। उसके अलावा आप स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट, मतलब मनी जो है वो आप, अगर आपके पास मनी है तो आप अपने पेमेंट को डेफर कर सकते हैं, आप अपने पेमेंट को भविष्य में कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसकी, मनी की। नेक्स्ट ड्रॉबैक पढ़ते हैं। ड्रॉबैक पढ़ते हैं। ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की समस्याएं क्या थी, मतलब मनी जो एग्जिस्टेंस में आया वो इसी वजह से आया कि कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में कई समस्याएं थी। तो समझते हैं कि क्या ड्रॉबैक क्या थे बार्टर सिस्टम के। सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है कि जब भी कभी आप कोई एक गुड्स खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही है कि आपको सामने वाले से क्या गुड्स खरीदना है, क्योंकि आपकी जो डिमांड है आप उसी के हिसाब से गुड्स खरीदेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्या जो गुड्स मैं ऑफर करने जा रहा हूं सामने वाले व्यक्ति को, वो उसको खरीदनी है या नहीं। मतलब आपको जो सामने से गुड्स मिलेगी ये तो देखना ही है कि वो सामने वाले व्यक्ति के पास है कि नहीं, लेकिन उसके एक्सचेंज में आप जो गुड्स उसको सप्लाई करेंगे आपको यह भी देखना है कि क्या वो गुड्स जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो सामने वाले व्यक्ति को चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल ले रखा है हमने, मिस्टर ए जो है उनके पास है गुड्स एक्स और उनको चाहिए गुड्स वाई। अब हमको ये तो देखना ही देखना है कि गुड्स एक्स जिसको बेचा जाएगा उसी से गुड्स वाई खरीदा जाएगा। तो देखिए मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी के पास गुड्स जेड है और क्या चाहते हैं, गुड्स एक्स। मतलब एक डिमांड फुलफिल हो रही है इसमें, एक वांट तो फुलफिल हो रही है कि साहब मिस्टर बी को गुड्स चाहिए एक्स जो कि हमारे पास है, लेकिन क्या जो गुड्स हमें चाहिए वाई वो मिस्टर बी के पास है, नहीं है। तो मिस्टर बी से हमारा ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मिस्टर ए अगर मिस्टर सी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर सी के पास गुड्स वाई है जो हमें चाहिए, लेकिन उनके पास गुड्स जेड, उनको चाहिए गुड्स जेड जो कि हमारे पास उन्हें ऑफर करने के लिए नहीं है। तो इनसे भी हमारा ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट में एट द एंड मिस्टर ए जाते हैं मिस्टर डी के पास जिनके पास है गुड्स वाई और जिनको चाहिए गुड्स एक्स, और हमारे पास है गुड्स एक्स और हमें चाहिए गुड्स वाई। तो यहां हमारी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब हमारी डिमांड, मतलब मिस्टर ए की डिमांड और मिस्टर डी दोनों की डिमांड यहां पर फुलफिल हो रही है। तो आपको दोनों की डिमांड देखनी पड़ेगी कि साहब दोनों की डिमांड फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर फुलफिल हो जाती है तो आपका ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो जाएगा किससे, मिस्टर डी से। अगली समस्या क्या थी, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आपके पास कोई एक कॉमन यूनिट नहीं थी, मतलब हर एक गुड्स को मेजर करने के लिए जो एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए वो आपके पास नहीं थी। जैसे इस समय मनी है तो देयर वर नो कॉमन यूनिट, उस समय कोई कॉमन यूनिट नहीं थी।
यू कांट मेजर, आप मेजर नहीं कर सकते आइटम्स इट, एक मिनट यहां थोड़ा सा, हाँ, देयर वर नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स यू कांट मेजर आइटम इट इन वन यूनिट। आप हर एक ट्रांजेक्शन को एक यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, राइट? मतलब आपको एक ऐसी यूनिट चाहिए थी जिस यूनिट के अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन को मेजर कर सकें। तो आप हर ट्रांजेक्शन को, मतलब हर एक गुड्स या सर्विसेज को आप किसी एक कॉमन यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए आप बोलते हैं कि साहब ये भी समस्या थी बार्टर सिस्टम में कि बार्टर सिस्टम किसी एक यूनिट में हर गुड्स को मेजर नहीं कर सकता, बार्टर सिस्टम किसी हर सर्विसेज को मेजर नहीं कर सकता। ठीक, तो मींस you can't value anything in terms of money। क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, देखिए, मीन्स यू कैन वैल्यू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर अभी की बात करूं मैं तो अभी आप मनी के टर्म्स में हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू कर सकते हैं जो एक कॉमन यूनिट बन चुका है किसकी, मेजरमेंट की, राइट? तो आपके पास उस समय जब बार्टर सिस्टम था तो आपके पास कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिसमें आप हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर पाए, राइट? तो अब आपके पास एक कॉमन यूनिट है जिसका नाम क्या है, मनी। उसके बाद डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। मतलब अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या फिर आपको भविष्य में किसी को पेमेंट करना है तो बहुत समस्या आती थी, क्योंकि आज वो चीज़ आपको के पास ऑफर करने के लिए है सामने वाले व्यक्ति को बार्टर सिस्टम में, लेकिन हो सकता है भविष्य में आपके पास ना हो, आप उसको स्टोर कर पाए कि नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि कोई एक फार्मर है, जो फार्मर क्या करता है, जो फार्मर सब्जियों की खेती करता है। एक फार्मर है जो फार्मर क्या करता है, वेजिटेबल्स की खेती करता है। अब क्या वो उन वेजिटेबल्स को भविष्य के लिए स्टोर कर सकता है क्या, और कितने समय तक कर सकता है? ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते तो आप वहां फ्यूचर पेमेंट कैसे करेंगे, या आप वहां कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कैसे करेंगे? जो पेमेंट आप भविष्य में करने वाले हैं वो कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट और फ्यूचर पेमेंट कांट बी मेड अंडर बार्टर सिस्टम। फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कभी भी बार्टर सिस्टम में करना पॉसिबल नहीं है। मतलब समस्याएं आती थी आपको। उसके अलावा डिफिकल्टी, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग, ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर वैल्यू। ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है कि आप स्टोर नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम में। अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, अगर ऐसा कोई गुड्स है जो जल्दी खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा, तो आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, और ना ही अगर आप स्टोर नहीं कर पा रहे तो भविष्य में आप ट्रांसफर किसे कर पाएंगे? तो इन बार्टर सिस्टम सेविंग कैन बी मेड बाय स्टोरिंग goods only, but it is very difficult to store such goods for longer period of time। वही बात लिखी है कि सब बार्टर सिस्टम में सेविंग कैन बी मेड, सेविंग कर सकते हैं आप बाय स्टोरिंग गुड्स ओनली, है ना, बट इट इज नॉट वेरी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, टू स्टोर सच गुड्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि आप उस गुड्स को एक लंबे समय अवधि तक स्टोर करके रख सकें। प्रॉब्लम विल बी देयर इन ट्रांसफर ऑफ दीज सेविंग, और आपको ट्रांसफर करते वक्त भी समस्या आएगी इन सेविंग्स को। ठीक, तो ये था आपके ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम के। आगे पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार का होता है? देखिए, फॉर्म ऑफ मनी में सबसे पहला है फाइट मनी और फाइडिशरी मनी। फाइट मनी का मतलब क्या होता है? इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, ऐसा मनी जो कि किसी एक ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू इशू हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया या कोई अथॉरिटी दी तो उसके थ्रू जो मनी इशू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइट मनी। उसके बाद आता है फाइड्यूशरी मनी। फाइड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है? मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट
बिटवीन द पेयर और द पे। आपने ये पढ़ा है 11th क्लास में, जिसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल होता है वो एक तरह से क्या है, वो जो बिल है वो आपके लिए एक तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां बायर कुछ समय बाद पेमेंट करने की बात कर रहा है और सेलर इस ट्रस्ट पे कि साहब ये जो बायर है, ये बायर जो है वो मुझे पेमेंट कर देगा भविष्य में, तो उस ट्रस्ट के बेसिस पे उसको उधार दे देता है। तो आप कह सकते हैं कि साहब ये जो है, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा है जहां आपने बीआर और बीपी देखे हैं। तो ये जो बीआर और बीपी हैं, ये ट्रस्ट के बेसिस पे आप एक दूसरे व्यक्ति को उधार दे सकते हैं और वो व्यक्ति भविष्य में आपको उसका भुगतान करेगा। तो उस बिल को आप बोलते हैं क्या, ये फाइडेंशियरी मनी है, राइट। उसके बाद होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है जहां कमोडिटी की वैल्यू उस मनी की वैल्यू के बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। मतलब कि जो 1 रुपये का जो कॉइन है, उस कॉइन में जो भी मटेरियल लगा है वो मटेरियल की वैल्यू किसके बराबर है, उसकी मनी वैल्यू के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि साहब ये जो है कमोडिटी वैल्यू किसके बराबर है, मनी वैल्यू के बराबर है। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में कमोडिटी वैल्यू जो है वो कम रहती है किससे, मनी वैल्यू से। मतलब आपका जो 1 रुपये का कॉइन है उसकी जो मटेरियल वैल्यू है वो किससे कम रहेगी, उसकी वर्थ या उसकी मनी वैल्यू से। तो आप उसे कह सकते हैं कि सर ये क्या, ये क्रेडिट मनी है, राइट। नेक्स्ट सीखते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जब भी कभी सप्लाई देखते हैं तो वो सप्लाई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा देखते हैं टुडे मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो अगर आप आज उसे चेक करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप उसे कहते हैं कि सब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप क्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते हैं कि मनी कितना है। उसके बाद इट रेफर्स टू द टोटल सप्लाई ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये देखना कि आपके देश में टोटल सप्लाई ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल कितनी है, मतलब सारे लोगों के पास कितना पैसा है। दैट इज स्टॉक ऑफ मनी रेफर्स टू दैट स्टॉक। मतलब स्टॉक ऑफ मनी का मतलब क्या है कि ये वो स्टॉक ऑफ मनी है विच इज हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी, मतलब आप और हम जैसे लोग, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, जैसे बैंक, आरबीआई या फिर गवर्नमेंट। क्योंकि मनी जो सप्लाई करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, मनी सप्लाई कौन करता है, मनी सप्लाई करती है बैंक। तो आप कह सकते हैं कि साहब अगर आपको स्टॉक ऑफ मनी चेक करना है तो आप स्टॉक ऑफ मनी चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे, उन व्यक्तियों के पास जो डिमांड करते हैं मनी का, उनके पास मनी कितना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन आप वो जो लोग सप्लाई करते हैं मनी को, उनका मनी कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आरबीआई हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नमेंट हो। ठीक, आगे देखते हैं M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, देखिए जरा कैसे मेजर करते हैं मनी सप्लाई को। M1 इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू C प्लस डी मतलब डिमांड डिपॉजिट, उसके बाद OD मतलब अदर डिपॉजिट। मतलब M1 अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, C में क्या आता है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इंक्लूड्स कॉइन एंड पेपर नोट। मतलब क्या क्या आता है इसके अंदर, C के अंदर, वो करेंसी जो किसके पास है, पब्लिक के पास है, और जिसमें कॉइन भी आप इंक्लूड करेंगे और पेपर नोट भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट, लोगों के डिमांड डिपॉजिट कितने पड़े हैं किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। और अदर डिपॉजिट में क्या क्या आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ किसके, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, फॉरेन सेंट्रल बैंक के,
ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। मतलब सी का मतलब क्या है, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, आप उसमें कॉइन और पेपर नोट्स दोनों ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट, जो पब्लिक का पैसा एज डिमांड डिपॉजिट पड़ा हुआ है किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, आपको वो भी इंक्लूड करना है। अदर डिपॉजिट में आपको डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ किस किस के लेने हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लेने हैं, उसके अलावा फॉरेन सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट के लेने हैं, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके भी आपको डिमांड डिपॉजिट लेने हैं। तब आपको जाके मिलेगा क्या, M1। लेकिन ओडी में ये ध्यान रहे कि ओडी में आप क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री विद RBI, सरकार का पैसा जो पड़ा हुआ है किसके पास, RBI के पास, आपको उसको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है, आप ओडी में वो नहीं लेंगे। उसके अलावा डिपॉजिट ऑफ कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, और कंट्री के जो बैंक हैं उनका पैसा जो RBI के पास पड़ा हुआ है, आपको ओडी में वो भी इंक्लूड नहीं करना है। मतलब ओडी में केवल डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक का आपको लेना है। ओडी में आप गवर्नमेंट का पैसा जो कि RBI के पास पड़ा हुआ है वो नहीं लेंगे, और कंट्री के जो बैंकिंग सिस्टम है, कंट्री में जितनी भी बैंक है उन सबका पैसा जो RBI के पास पड़ा हुआ है वो नहीं लेंगे। देन you are going to calculate M1. This is how you are going to calculate M1, right? उसके बाद देखते हैं who supplies money। देखिए कौन सप्लाई करता है मनी को, हम मनी की बात कर रहे हैं इतनी देर से, हमें ये तो पता नहीं चल पाया कि साहब सप्लाई कौन करता है मनी। देखिए हु सप्लाई मनी, सप्लायर ऑफ मनी में सबसे पहला सप्लायर कौन होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जिसको हम RBI भी बोलते हैं। RBI इश्यू करेंसी, RBI के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो इश्यू कर सकता है करेंसी को ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से वो कंट्री के अंदर करेंसी इश्यू कर सकता है। RBI मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। RBI को अपने पास कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंपनी। ऑफ दिस रिजर्व, इस रिजर्व में से भी, मतलब 200 करोड़ की बात कर रहा है, इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ आपको किसके लिए रखना है, इन 200 करोड़ में से आपको 115 करोड़ जो है वो गोल्ड की फॉर्म में रखना है। मतलब 200 करोड़ आपको मिनिमम रिजर्व रखना है, और उस 200 करोड़ में से भी 115 करोड़ जो है वो आपको गोल्ड की फॉर्म में रखना है, रेस्ट आप रख सकते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में। तो इसमें से जो बचेगा, कितना बचेगा बताएं, 85 बचेगा, वो 85 आप रख सकते हैं किसके फॉर्म में, फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। तो 85 करोड़ फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में, 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में। उसके बाद आती है बात कॉमर्शियल बैंक। सेकेंड जो सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है वो क्या है, कॉमर्शियल बैंक। सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है। कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी। अथॉरिटी देखिए समझिए, अथॉरिटी केवल किसके पास है, अथॉरिटी जो है वो केवल आपका RBI या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास है। उसके अलावा कोई व्यक्ति करेंसी इशू नहीं कर सकता। गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट 1 रुपी नोट इशू कर सकती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पढ़ रहे थे हम, कॉमर्शियल बैंक डू नॉट हैव अथॉरिटी टू इशू करेंसी, दे सप्लाई मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये मनी सप्लाई कर सकते हैं कैसे, मनी को क्रिएट करके, किसके थ्रू, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। मतलब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। मनी क्रिएट कैसे करता है, अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो छोटा सा एग्जांपल है, जैसे बैंक ने किसी एक व्यक्ति से पैसे लिए, उस व्यक्ति से पैसे लेके मनी किसी और को लैंड कर दिया, फिर उसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को पैसे दिए, उस व्यक्ति ने वापस डिपॉजिट कर दिए बैंक में, बैंक फिर से किसी एक व्यक्ति को इशू कर देगा, वो व्यक्ति फिर से कुछ खर्च करेगा और वही व्यक्ति फिर से जमा कर देगा बैंक में। तो ये हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है मनी क्रिएशन, कि कैसे कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती हैं। सही है। तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो, उसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी तो नहीं है मनी इशू करने की, लेकिन कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर सकता है बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, राइट। उसके बाद समझे, मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, जो मनी कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, मनी क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, जो मनी क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक, वो
क्या कहलाता है? बैंक मनी। मतलब जो भी मनी डिमांड डिपॉजिट के थ्रू क्रिएट किया कमर्शियल बैंक ने, उसको आप क्या बोल देते हैं? उसको आप बोल देते हैं बैंक मनी। क्लियर? उसके बाद आता है गवर्नमेंट, थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई। मतलब गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई करता है इन द कंट्री। इन इंडिया, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। मतलब जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट भी थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। पहला मैंने बताया आपको सेंट्रल बैंक है, दूसरा क्या है? कॉमर्शियल बैंक है, तीसरा क्या है? आपका गवर्नमेंट है जो कि थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। और कॉमर्शियल बैंक जो है आपका गवर्नमेंट है, सॉरी, गवर्नमेंट थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 रुपी नोट। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी नोट इशू करती है और साथ ही साथ कॉइन भी इशू करती है हर डिनोमिनेशन के। राइट? तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर को खत्म करने में हमें आधा घंटा लगा, लेकिन ये चैप्टर सही मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके गाइज, थैंक यू।